तो अगले 5 साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे होने वाले हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसमें निवेश के मौके कहाँ हैं? आज हम एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर भारत के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो देखिए, बात यह है कि भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमिक बूम, एक बड़े विकास के दौर में एंटर कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, बल्कि एक मल्टी ईयर साइकिल है जो डेमोग्राफिक्स, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे खर्च जैसे मजबूत फैक्टर्स पर टिकी है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छे मौके, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आखिर हैं कहाँ? इस पूरी पड़ताल में हम उन्हीं खास सेक्टर्स को समझेंगे जहां निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत की इकोनॉमिक बूम को, फिर बात करेंगे डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन्स की, ग्लोबल और डिफेंसिव दांव पर भी नजर डालेंगे, फिर करेंगे एक क्विक कंपैरिजन और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेबुक भी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं कि इस पूरी ग्रोथ स्टोरी के पीछे की असल वजह क्या है। मतलब क्या से पहले क्यों को समझना जरूरी है। देखिए, भारत की ग्रोथ के ये 4 मजबूत पिलर्स हैं। एक तो है हमारी युवा आबादी, मतलब एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स और एक बड़ा कंज्यूमर बेस। फिर है डिजिटल रेवोल्यूशन, जो हर दिन नए बिजनेस बना रहा है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च, और हाँ, बढ़ती हुई इनकम जिससे लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इस ग्रोथ की लहर पर सवार होने का एक बहुत अच्छा तरीका है अलग अलग स्टॉक्स चुनने के बजाय पूरे के पूरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। इससे होता क्या है, आप एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा बन जाते हैं और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जिन्हें भारत के अपने इंटरनल ग्रोथ से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंस। सोचिए, ये तो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। खासकर जो एनपीएस यानी बैड लोन्स की सफाई हुई है ना, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर अब बहुत मजबूत हालत में है। और इसी वजह से रिटेल लोन्स और डिजिटल बैंकिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये मजबूती आंकड़ों में भी दिखती है। इस सेक्टर में हर साल लगभग 12 से 18% की ग्रोथ की उम्मीद है, जो एक बहुत ही हेल्थी और स्टेबल ग्रोथ मानी जाती है। अच्छा, दूसरा इंजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य ही है अगले कुछ सालों में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करना। मतलब काम की कोई कमी नहीं है। और देखिए, यही वजह है कि सेक्टर में सबसे ज्यादा करीब 15 से 20% की रिटर्न की उम्मीद है। ये सीधे सीधे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमी की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन। ये तो एक बड़ा कमाल का साइकिल है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा खर्च करते हैं, और जब वो ज्यादा खर्च करते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है। और ये जो 13 से 18% की ग्रोथ की उम्मीद है, ये सीधे सीधे भारत के बढ़ते हुए मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत को दिखाता है। चलिए, ये तो हो गए डोमेस्टिक इंजन। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो या तो ग्लोबल ट्रेंड से जुड़े हैं या फिर पोर्टफोलियो को एक तरह की स्टेबिलिटी, एक सुरक्षा देते हैं। चौथा सेक्टर है आईटी। देखिए, भारत का आईटी सेक्टर अब सिर्फ एक आउटसोर्सिंग हब नहीं है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेक्टर पूरी तरह से तैयार है। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन एआई और क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी की जो लॉन्ग टर्म डिमांड है ना, उसकी वजह से इसमें मजबूत ग्रोथ की पूरी क्षमता है। और हमारा पांचवां सेक्टर है फार्मा और हेल्थ केयर। इसे एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। मतलब इकोनॉमी चाहे ऊपर जाए या नीचे, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। तो ये सेक्टर न सिर्फ स्टेबिलिटी देता है, बल्कि बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस और जेनेरिक दवाओं में भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप है, उसकी वजह से 11 से 16% की एक सॉलिड ग्रोथ भी देता है। तो हमने पांचों सेक्टर्स को एक एक करके समझ लिया, पर जब इनको एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कैसी दिखती है? चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाला सेक्टर, और दूसरी तरफ है फार्मा जैसा स्टेबल डिफेंसिव सेक्टर। दोनों में कितना फर्क है? किसी के भी पोर्टफोलियो में दोनों की अपनी अपनी जगह हो सकती है। ये पूरी तरह से रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये टेबल, ये तो सभी पांचों सेक्टर्स का एक पूरा स्नैपशॉट है। रिस्क कितना है, ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है, और ये किसके लिए सही है, सब कुछ एक जगह। इससे कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से इन्हें देख समझ सकता है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अब एक इन्वेस्टर प्लेबुक पर नजर डालते हैं।
तो आखिर में यह है एक सिंपल 4 स्टेप प्लेबुक। पहला, अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ और डिफेंसिव दोनों तरह के सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। दूसरा, किसी एक स्टॉक का रिस्क कम करने के लिए ईटीएफ्स या सेक्टर फंड्स का इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया है। तीसरा, पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए कम से कम 5 साल का नजरिया रखें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने सेक्टर्स को अपने पर्सनल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के साथ अलाइन करें। तो जैसे जैसे भारत का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, सवाल ये है कि कोई इस कहानी का हिस्सा कैसे बनना चाहेगा। ये फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से एक अच्छी शुरुआत मिली होगी। और हाँ, हमेशा याद रखें कि अपनी खुद की रिसर्च करना और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत